जाने तमन्ना तुझे नो मेरा अनुष्का केस नंबर 13। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अरहाम शाह दिव्या को बेड पर लेटाते अपने दोनों हाथ इसके तरफ में रखते इस पर झुका तो दिव्या ने अपनी आंखों को खोलने की जहमत ना की जो वो अरहाम की गोद में आते ही लरसते हुए मजबूती से बंद कर गई थी। दिव्या अरहाम ने अपने लहजे में शहद समोते मीठे लहजे से पुकारा, जी। और दिव्या ने अभी भी आंखों को खोले बिना जवाब दिए, जान मेरी तरफ देखो ना, ऐसे करोगी तो खुद को रोक नहीं सकूंगा, फिर मुझसे कोई गिला ना करना। अरहाम ने दिव्या के चेहरे के एक नक्श को नरमी से अपने होठों से छूते गमगीन लहजे से कहा तो दिव्या ने पट से आंखें खोली जिस पर अरहाम का जोरदार कहका कमरे में गूंजा, जिसे दिव्या ने अपने हाथ रख के फौरन रोका। क्या हुआ? अरहाम शाह ने अपनी आईब्रो रेस करते हुए दिव्या से इशारे से पूछा, जो हाथ अभी भी इसके मुंह पर रखे इसे ही देख रही थी। बाहर गेट्स हैं तो डियर, तुम्हारा कमरा तो साउंड प्रूफ है। अरहाम ने अपना माथा दिव्या के माथे से टिकाए, अपना सारा वजन इस पर डालते इसकी मासूमियत पर इसकी गाल पर एक शिद्दत वाला भरोसा दिया, जबकि दिव्या अपनी बेवकूफ़ी पर कुछ भी बोल ना सकी। अरहाम ने दिव्या के फ्रॉक के अगले हिस्से को अपने हाथों में जोर से खींचा तो नाजुक सा कपड़ा वहां से फटते हुए दिव्या की जान हवा कर गया हो। दिव्या ने फौरन अरहाम से अपने फ्रॉक को छुड़ाते अपने वजूद को छुपाने की नाकाम कोशिश की। बेगम साहिबा, अभी आपकी सज़ा ख़त्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। अरहाम ने दिव्या के सुर्ख और सफ़ेद नाजुक हाथों को अपने हाथों से छूते अपने हाथ में लेते पीछे तकिए से लगाते खुद दिव्या की गहराइयों पर झुकते वहां अपने होंठों का लमस छोड़ना शुरू किया तो दिव्या को अपनी टांगों से जान निकलते महसूस हुई। अरहाम दिव्या ने अपनी पूरी जान लगाकर अरहाम को मुतवज्जा किया। जी जाने अरहाम। अरहाम ने दिव्या की पुकार पर अपनी सुर्ख मदहोश आंखों से इसे देखा। प्लीज नीचे चले हो, दिव्या ने अपने होंठों को बाहर निकाले मासूमियत से कहा। अगर मैं कहूँ अभी नहीं तो? अरहाम ने दिव्या के होंठों पर एक शिद्दत भरा लम्स छोड़ते हुए दिव्या की तरह मासूमियत से कहा, प्लीज़। दिव्या हर सूरत अरहाम को मनाना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी मालूम हो अरहाम की इसके कमरे में मौजूदगी का। दूसरी तरफ वो अरहाम को खुद से दूर चटकने की हिम्मत भी नहीं रखते थे, इसलिए वो अरहाम से रिक्वेस्ट कर रही थी, ओके 10 मिनट तक चलते। अरहाम ने दोबारा दिव्या की गर्दन को सुर्ख करते नरम लहजे में कहा, 10 मिनट बाद दिव्या ने अटकते हुए 10 को अच्छा खासा लंबा करते कहा, अच्छा जाने। और हम 10 नहीं 15 मिनट बाद चलेंगे, इतनी टेंस क्यों हो रही? अरहाम ने दिव्या की बात को अपने अंदाज में लेते इसके होंठों को प्यार से सहलाते कहा। अरहाम ने दिव्या के अगले अल्फाज दोबारा इसके गले में ही घोंट दिए, दोबारा इसके होंठों पर झुकते अपनी प्यास मिटाने लगा। इसे दिव्या का बार बार बाहर जाने और किसी के आने का बोलना गुस्सा दिला रहा था। अरहाम अभी मजीद दिव्या को अपनी शिद्दतों से बेहाल करता। जब इसके दरवाजे पर दस्तक होने पर वो फौरन होश में आता और दिव्या के होंठों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते गुस्से से दरवाजे को देखते इससे पहले कि कुछ बोलता है दिव्या ने होश में आते फौरन इसके मुंह पर हाथ रखा। जब अरहाम शाह ने दिव्या को ना समझी से देखा, आप मेरे रूम में हैं इस वक्त। दिव्या ने अपने सांस बहाल करते मुहद्दम आवाज़ में अरहाम को इसकी गलती का एहसास करवाया। अरहम शाह ने खराब मूड से दरवाजे को घूरा। कौन? और दिव्या ने अरहम को अपने ऊपर से उठते देख फौरन अपने हुलिये को दुरुस्त करते दरवाजे के पास जाते अपनी आवाज़ को नॉर्मल करते कहा, बीबी जी मैं हूँ। मुलाजमा रशीदा ने कहा। बोले रशीदा बुआ, मेरा ड्रेस ख़राब हो गया है, मैं वो चेंज कर रही हूँ। दिव्या ने बिना दरवाजे खोले ही रशीदा को बोला, वो बीबी जी छोटी बहू साहिबा और दिव्या की वालदा आपको बुला रही हैं, मैं बस 5 मिनट में आ रही हो। दिव्या ने रशीदा बुआ को कहते वापस भेजते फौरन अरहाम की तरफ देखा जो बिल्कुल इसके पास खड़े इसकी तरफ ही देख रहा था। आप प्लीज़ अब जाएं, मुझे मम्मा नीचे बुला रही हैं। दिव्या ने अरहाम की बेबाक नज़रों से बचने के लिए अपने फ्राक को पीछे से पकड़ रखा था जो इस वक्त अरहाम
की शिद्दतों की वजह से कई जगह से ख़राब हो चुकी थी। अब जो ड्रेसिंग करोगी, अगर इसमें ऐसी कोई बेहूदगी हुई तो सबके सामने ऐसी गुस्ताखी करूँगा कि कभी नसें नहीं मिला सकोगी घर वालों से। अरहाम ने हदीबिया की गर्दन पर अपनी शिद्दतों के निशानात पर नरमी से अपने होठों का बोसा देते नरमी से बेबाक बात कही। जी जबकि हदीबिया बस अरहाम की बात का इतना सा जवाब दे सकी, क्योंकि अब तो गहरे गला पहनना दूर, बल्कि इसे ऐसा ड्रेस चाहिए था जो अरहाम की इसकी गर्दनों पर दी गई शिद्दतों को मुकम्मल छुपा सकता। अरहाम हदीबिया के जवाब पर इसके हमारे सुर्ख गालों पर शिद्दत भरा बोसा देते इसकी जान बख्शता कमरे का दरवाज़ा खोलते सरशार सा बाहर निकल गया। अरहाम के निकलते ही हदीबिया ने फ़ौरन कमरे को लॉक लगाते दरवाजे से टेक लगाए गहरे सांस लेते खुद को नॉर्मल किया। इसे अभी भी अरहाम की खुशबू अपने इर्द गिर्द महसूस हो रही थी। वो खुद को नॉर्मल करती ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी ताकि अपने शोहर की शिद्दतों से बिगड़ी हालत को सुधारते दोबारा तैयार हो सके। अमरीशा अरीसे के बारे में सोचती सीढ़ियाँ उतरती लॉन की तरफ बढ़ रही थी। अब इसकी तबीयत काफ़ी ठीक थी, इसलिए वह अरीसे के कमरे में गई तो वो सोगवार से तैयार थी। शानसे भाभी ने अरीसे की तबीयत खराबी का बताया तो अमरीशा ने अरीसे को हैरानगी से देखा, क्योंकि जब वो रोम से गई थी जरदान भाई के आने पर तो तब तक वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब वो देखकर ही काफ़ी बीमार सी लग रही थी। घर में सब जरदान और अरीसे के मामले से अच्छे से वाकिफ थे। सब इस घर में अरीसे को हमेशा जरदान के हवाले से ही सोचते थे। किसी ने भी ना सोचा था कि वो ऐसे अलग हो जाएंगे। अब ऋषा यही सब सोचते सीढ़ियाँ उतर रही थी जब इसका दुपट्टा इसके पाँव में उलझा, जो इसने एक कंधे पर फैला रखा था। इससे पहले कि वो सारी सीढ़ियों से लड़कते नीचे जाती, दो मजबूत बाहों ने इसे संभालते गिरने से बचाया। अब ऋषा ने भरपूर चीखते संभालने वाले की कमीज को मजबूती से दोनों हाथों में भरते आंखों को बंद किया। जब सामने वाले की परफ्यूम की खुशबू से इसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त किसकी बाहों में है, इसने फ़ौरन अपनी आंखें खोलते सर उठाकर सामने देखा। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी चोट लग जाती अच्छी खासी तुम्हें। हसन ने अबरीशा को कंधों से पकड़े सीधा करते गुस्से से कहा, जबकि अबरीशा की आंखों में आंसू की नमी चमकने लगी। वो दुपट्टा अटक गया। अबरीशा ने दोबारा हज़ार की धमकी के पेश नज़र अपना जुमला मुकम्मल ना किया तो हज़ार इसके जुमला मुकम्मल ना करने पर इधर उधर देखकर अपनी मुस्कुराहट पर कंट्रोल कर गया। अगर बचा लिया है अपनी कज़न को तो चले। हज़ार शीशा जो हज़ार के पीछे ही थी अब इसके बराबर आती अबरीशा को घूरते तंजिए बोले, शीशा। हज़ार ने अबरीशा के दुपट्टे को कंधे पर डालते शीशा को अपनी आंखों से तंबिया करना ज़रूरी समझा। हज़ार चले। शीशा ने हज़ार के मजबूत मर्दाना बाजू पर हाथ रखे अबरीशा के हाथ से इसका हाथ हटाया। तुम ठीक हो ना? कहीं लगी तो नहीं? हज़ार का इस वक्त सारा ध्यान अबरीशा पर ही था। इसने शीशा की बातों और हरकतों पर ध्यान ना दिया, लेकिन अबरीशा का सारा ध्यान शीशा पर ही था। जी कुछ नहीं हुआ। अबरीशा फ़ौरन हज़ार से दूर होती तेज़ी से बाकी सीढ़ियाँ उतर गई। इसे शीशा के सामने अजीब सी घबराहट हो रही थी। हज़ार की सुर्ख आंखों ने काफ़ी दूर तक अबरीशा का पीछा किया था। वजह इसका लापरवाही से दुपट्टा लेते लॉन की तरफ बढ़ना था। हज़ार चलो। हज़ार शीशा के साथ कमरे की तरफ बढ़ गए, क्योंकि शीशा को एक ज़रूरी ईमेल करने के लिए इसके लैपटॉप की ज़रूरत थी, जबकि शीशा सिर्फ हज़ार के साथ अकेले वक्त गुजारने के लिए ये बहाना सोच कर आई थी। अबरीशा बेटे कैसी तबीयत है अब अरीसे की? आमना बेगम ने अबरीशा को सामने देखते मेहमान ख़वातीन से थोड़ा दूर होते आहिस्ता आवाज़ से कहा, जी बड़ी मम्मा अब बेहतर है। शान से भाभी इनके पास ही हैं, आप जब बोलेंगे हम लोग ले आएंगे इन्हें। अबरीशा अपने दुपट्टे को दोबारा से ठीक करती अपनी दोस्त की तरफ बढ़ गई, जो इसके रूम से मिलकर बाहर इसकी मम्मा के पास बैठी बातों में मसरूफ़ थी। आज इसकी खूनखार ताई भी साथ आई थी, इसलिए दोनों दोस्तों को इतनी बातें करने का मौका नहीं मिल रहा था। भाभी जी ये लड़के वाले कब तक आएंगे? कुछ लेट नहीं हो गए वो लोग? वानिया की ताई ने गुल से ज़रा रास्तारी तरीके से पूछा। बस आपको पता ही है, ऐसे मौक़ों पर देश वे तो हो ही जाती है। गुल नूर ने
मुस्कुराते हुए नरमी से वानिया की ताई को जवाब दिया। तभी बाहर से लड़के वालों के आने का शोर शराबा सुनाई देने लगा तो सब खवातीन उठकर लड़के वालों की तरफ से आने वाली खवातीन की तरफ बढ़ गई। हरीसे, जी भाभी। हरीसे ने बैठ कर उनसे टेक लगाई आंखें खोलकर शांसे को देखा। बच्चे, तबीयत ठीक है ना? अब लड़के भले आ गए हैं? शांसे भाभी जो अभी शोर सुनती बालकनी में गई थी वापसी पर हरीसे से पूछने लगी। जी। हरीसे ने दोबारा मुख्तसर सा जवाब देकर आंखें मूंद लीं। इस वक्त इसका दिमाग बिल्कुल मौफ हो चुका था। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अगर वो जरदान शाह की बात ना मानती तो यकीनन जरदान बहुत बड़ा तूफान खड़ा करता, और अगर इसकी बात मानते नीचे ना जाती तो इसके नतीजे में पापा सलमान साहब और जरदान शाह दोबारा हमने सामने आ जाते, जो हरीसे किसी सूरत नहीं चाहते थे, क्योंकि इसके मामा पापा पहले ही इसकी वजह से अपनी सगी और लाडली औलाद से दूर हुए थे। हरीसे ये सब सोचते आंखें मूंदे आंसू बहा रही थी जब वो दिव्या के कमरे में दाखिल हुई। शान से भाभी बाहर मेहमानों से मिलने के लिए चली गई थी। हुदिबिया हरीसे को आंसू बहाते देखकर फौरन इसकी तरफ बढ़ी। हरीसे मेरी जान। हुदिबिया ने नरमी से हरीसे के आंसू साफ करते से अपने गले से लगाया। हुदिबिया, मैंने कभी अपनी लाइफ में कोई तकलीफ़ नहीं देखी। मुझसे मेरी ये पहली तकलीफ ही बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या करूं मैं? हरीसे ने हुदिबिया के गले लगते रोते हुए कहा। हरीसे, एक बात सच सच बताओ, क्या तुम असफर भाई से शादी पर खुश हो? मैं ये शादी सिर्फ मम्मा बाबा के लिए कर रही थी कि मेरी शादी होते शायद दिन में और जरदान में सब ठीक हो जाए, लेकिन अब मुझे लगता है ये मेरा बहुत गलत फैसला था, क्योंकि चीज़ें ठीक होने की बजाय और ख़राब होती जा रही हैं। हरीसे ने अपनी गुलाबी सूची आंखों को बेदर्दी से साफ करते हुए दिव्या से अपने दिल का डर कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता, क्योंकि जरदान भाई जितने ज़िद के पक्के हैं ये तो सभी जानते, और बड़े पापा भी किसी सूरत अपनी बात मनवाए बिना पीछे नहीं हटेंगे। फिर अब जरदान ने मुझे वार्निंग दी है कि मैं नीचे ना जाऊं किसी भी सूरत। हरीसे ने हुदैबिया के हाथों को अपने ठंडे हाथों में लेते परेशानी से कहा। तुम अरहाम भाई से बात करो कि वो जरदान को समझाए, क्योंकि एक वो ही वाहिद शख्स हैं जिनकी जरदान शाह मान सकता। हुदैबिया ने हरीसे की बात का भरम रखने के लिए फ़ोन कॉल की, जबकि अरहाम शाह पहले ही से हरीसे को नीचे न लाने का बोल चुका था, जिसका मतलब था वो भी जरदान शाह को ये सब करने से रोकने में नाकाम था। आगे तुम कहाँ से आए हो? जरदान ने जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होते लाइट ऑन की, अरहाम शाह की आवाज़ गूंजी, जो इसके बेड पर जूतों समेत लेटे अपने मोबाइल में मसरूफ़ था। यहाँ ही हूँ। तो क्या मेरी बीवी बनने की नाकाम कोशिश कर रहा? जरदान शाह ने सोफे पर बैठते अपनी जैकेट उतारते साइड पर रखते अरहाम शाह को मसनूई गुस्से से घूरा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ, मुझे ऐसी फजूल हरकतों की ज़रूरत नहीं। बादशाह सलामत, आप शादीशुदा नहीं निकाहशुदा हैं अभी। बस सरदान ने खुशगवार अंदाज में अरहाम को देखा और अपनी शर्ट के बटन खोलता इसे भी सोफे पर फेंक गया। मेरी जान, सारी बात ही निकाह की होती, इसके बाद तो सब कुछ एक फॉर्मेलिटी रह जाता। अरहाम ने बेड से उठते ड्रेसिंग के सामने जाते अपने सेट बालों को सेट करते कहा। हाँ, सारी बात ही निकाह की होती। जब कोई इंसान आपके नाम लिख दिया जाए, फिर चाहे दुनिया भी से जुदा करने की कोशिश करे, वो जुदा नहीं होता। जरदान शाह ये कहते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। अरहाम जरदान की हालत अच्छे से समझता था, इसलिए वो वहीं सोफे पर बैठे इसका इंतज़ार करने लगा। जब इसका फ़ोन बजा, फ़ोन पर हुदैबिया का नंबर देखते अरहाम को खुशगवार हैरत हुई। अरे, आज हमारी बेगम को हमारी कुछ ज़्यादा ही याद आ रही क्या? अरहाम ने फ़ोन पर भी अपनी खुशगवार हैरत ज़ाहिर की। अरहाम, अरीज़े काफ़ी परेशान है जरदान भाई की वजह से। हुदैबिया ने फ़ौरन मतलब की बात की। इससे पहले कि अरहाम अपनी रोमांस की पटरी पर चढ़ता, हुदैबिया को गुलाबी होने पर मजबूर करता। मैं इसके पास ही हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ। अरहाम ने फ़ौरन सीरियस होते हुदैबिया को कहते फ़ोन बंद किया, क्योंकि जरदान शावर लेकर वाइट रंग की शलवार कमीज में मलबूस बालों को टॉवल से ड्राई करते ड्रेसिंग के सामने खड़ा हुआ। क्या हुआ? अभी तो बहुत अच्छे मूड में था, आप क्यों सड़ी शक्ल बना ली है? जरदान ने ड्रायर से बालों
को खुश्क करते सेट किया। जरदान ने ड्रेसिंग के शीशे से अरहाम को देखते कहा, जो जरदान से बात करने के लिए अल्फाज ढूंढ रहा था। हुदैबिया की कॉल थी। अरीसे काफ़ी परेशान है, इसे परेशान होना भी चाहिए, आखिर वो जरदान शाह की पनाहों में आने वाले। जरदान ने रिलैक्स अंदाज में कहा, अब वो नीचे जाना चाहती है। अरहाम ने जरदान की किसी बात का जवाब देने की बजाय अपनी बात जारी रखी, जबकि जरदान शाह अभी भी अपनी तैयारी में मसरूफ़ था। जरदान ने खुद पर अच्छे से परफ्यूम छिड़कते अपनी तैयारी को मुकम्मल किया, जबकि इस दौरान इसमें और अरहाम में मुकम्मल खामोशी छाई रही। अब क्या बोल रही थी हुदैबिया? जरदान शाह ने अपनी ब्लैक शाल को कंधों पर डालते अरहाम के बराबर सोफे पर बैठते इसकी बैक पर अपने दोनों बाजू फैलाए कहा। अरहाम को जरदान से इसी जवाब की उम्मीद थी कि वो इसकी बात को हवा में उड़ाते अपनी ज़िद पर कायम रहेगा। हाँ हुदैबिया, क्या रिक्वेस्ट कर रही थी तुम? जरदान ने अपने मोबाइल से हुदैबिया को कॉल मिलाते अरहाम शाह को शॉक्ड कर दिया था। ओके, तुम अरीज़े को नीचे लेकर जा सकती हो, जरदान ने हुदैबिया की बात सुनते जवाब दिया। तो अरहाम ने बेख्तियार जरदान की पेशानी पर हाथ रखे इसकी तबीयत ठीक होने की तस्दीक की, जबकि दूसरी तरफ हुदैबिया जरदान के मान जाने पर फ़ोन को घूर रही थी कि कहीं इसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। भाई, आपने क्या बोला है? हुदैबिया ने स्पीकर ऑन करते दोबारा जरदान से कंफर्म करना चाहा। हुदैबिया बच्चे, मैंने बोला तुम अरीसे को नीचे रस्म के लिए लेकर जा सकती हो। जरदान शाह ने मुस्कुराते हुए अरहाम, हुदैबिया और अरीसे को दोबारा शॉक पहुंचाते फ़ोन बंद किया। चलो हम भी नीचे चलें, सब गेस्ट आ चुके होंगे। जरदान अपनी शाल को अपने कंधे पर ठीक करते उठने लगा तो अरहाम ने इसकी कुलाई पर गिरफ्त मजबूत करते इसे उठने से रोका। तुम खुद मुझे सब बताओगे या मैं खुद पता करूं? अरहाम शाह ने अपनी आईब्रो को उचका कर जरदान शाह को चैलेंज किया। अरे तुम तो अपने जिगर हो, तुमसे क्या छुपाना? जरदान ने अरहाम की गर्दन में अपनी बाजू डाले इसे अपने करीब करते प्यार से कहा। बेशक वो दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ अपनी हर तकलीफ़, खुशी, गम, राज सब कुछ शेयर करते थे। फिर बता, क्या किया है तूने आज? अरहाम ने जरदान से सीधा सवाल किया। असफर को उठवा लिया, जरदान शाह ने अपने मोबाइल में देखते मसरूफ़ अंदाज में कहा। इसके घर वाले ढूंढेंगे नहीं? अरहाम ने जरदान की बात पर हैरान हुए बिना कहा। नहीं। क्यों? सिकंदर ने मैनेज कर लिया है सब। पक्का कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? अरहाम शाह ने सोफे से रिलैक्स अंदाज में उठते कहा। वो भी एकदम पुरसुकून हो गया था, क्योंकि वो खुद भी अपने दोस्त की खुशियों के लिए किसी भी हद तक जाने का सोचे बैठा था। इसने जरदान से छुपा कर हर तरह से घर के बड़ों को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जरदान की करतूतों की वजह से मान नहीं रहे थे। आखिर इसने भी यही सोच रखा था कि वो असफर को किसी सूरत भी शादी वाले दिन बारात लाने नहीं देगा। चलें बाहर, तेरे यार की माइयों की रस्म शुरू होने वाली, तू अभी भी यही जम के बैठा? जरदान शाह ने अरहाम के खोए खोए अंदाज को देखते इसे हिलाकर होश दिलवाया। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए यार, बस आगे भी सब अच्छा अच्छा हो जाए। अरहाम ने बेख्तियार जरदान के गले लगते इसे अपनी बाहों में जोर से भींचा। ओ बस अब चलें, हर वक्त रोमांस की तलाश में रहता तू। अरे जा जा, मुँह धो के आ। रोमांस के लिए मेरे पास मेरी ज़ाती बीवी है, समझा? अरहाम ने जरदान शाह को खुद से दूर धकेलते कड़वा सा मुँह बनाते कहा। चलें भी? जरदान शाह ने इसे मुस्कुराते हुए अपने साथ खींचा। आज वो कितने अरसे बाद खुल के मुस्कुरा रहा था। अरहाम ने दिल ही दिल में अपने दोस्त की नज़र उतारी और इसकी मुस्कुराहट हमेशा कायम रहने की दुआ की। अरीसे शाह को सब लड़कियां ताज़ा असली फूलों से सजी चादर के साए में स्टेज की तरफ लाई। इस वक्त अरीसे का सोगवार मासूम हुस्न देखते सब मबहूत हो रहे थे। जरदान शाह लान की एक तरफ बैठे सिगरेट के गहरे कश लेते मुस्कुराते हुए अरीसे को देख रहा था। क्या मेरी बहन को नज़र लगानी है जो ऐसे घूर नहीं रहा, निहार रहा हूँ? जरदान शाह ने बेबाकी से अरहाम शाह को आंख मारते देखा। सुधरेगा नहीं तो? अरे अब तो सही बिगड़ने का टाइम आया है। जरदान ने मुस्कुराते हुए स्टेज की तरफ देखा, जहाँ इसकी मम्मा सबसे पहले अरीसे को हल्दी लगाने की रस्म कर रही थी। उधर देख, तेरे भाई की हल्दी की रस्म शुरू हो गई है। जरदान ने अरहाम शाह को अपने मोबाइल में मसरूफ़ देखते इसका मोबाइल छीनते टेबल पर रखते, अपनी दोनों कोहनियाँ भी टेबल पर रखते, अपने हाथों को अपने हथेलियों पर जमाए स्टेज पर होती रस्मों को एंजॉय
करते कहा, वैसे असफर की वालदा अरीसे की रस्म करे, इस पर तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? अरहाम ने जद्दान को मुस्कुराते देख पूछा। अरे नहीं यार, अब इतना भी जालिम नहीं मैं। जद्दान शाह ने आंख बंद करते अरहाम शाह की तरफ देखा। पूरा कमीना है तो। अरहाम ने जद्दान की बात पर खुलकर मुस्कुराया। भाई आज खैर है? बहुत मुस्कुराया जा रहा। जद्दान और अरहाम बातों में मसरूफ़ थे जब हज़ार भी इनके पास आते हुए बैठा। ये जगह एक तरफ थी जहाँ से वो लोग तो स्टेज को देख सकते थे, लेकिन अंधेरे की वजह से किसी को भी वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन हज़ार की झील सी आंखों से छुपना नामुमकिन था। क्यों मुस्कुराने पर टैक्स है क्या? जद्दान शाह के बजाय अरहाम शाह ने जलते हुए जवाब दिया। अगर मेरा बस चले तो आपके इस मुस्कुराने पर तो ज़रूर टैक्स वसूल करो। हज़ार ने मुंह मरोड़ कर बच्चों की तरह कहा। अरे बहुत कारोबारी दिमाग है साले साहब का, इन्हें पता है ना मेरे मुस्कुराने की वजह इनकी बहन ही है, तो खूब टैक्स वसूल होगा इन्हें। हज़ार अरहाम की बेबाक बात पर अपनी सुर्ख आंखों से कूर कर रह गया। अरहाम हज़ार को तड़पाने का कोई एक भी मौका हाथ से जाने ना देता था। अरहाम जर्दान ने हज़ार के ख़राब मूड को देखते इसे तंबी आंखों से देखते मना किया, जिस पर अरहाम का दिल झुका गया। भाई कुछ ख़ास है जिसकी पर्दादारी है? हज़ार ने जर्दान को मुसलसल स्टेज की तरफ मुस्कुराते देख पूछा। कुछ नहीं, आज तेरे भाई की माइयों की रस्म हो रही तो वो ही इंजॉय कर रहा। जर्दान शाह ने हज़ार की समात पर बम धमाका करते मुस्कुरा कर कहा। मतलब इस असफर का इंतज़ाम हो गया? हम तुझे क्यों बताएं? अरहाम शाह ने फ़ौरन जेलस होते हज़ार को बोला। इसे जर्दान शाह और हज़ार की ज़्यादा नज़दीकी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आपसे मैंने पूछा भी नहीं, हज़ार ने भी टक्का सा जवाब दिया। अरहाम को और जर्दान शाह की तरफ मुतवज्जा हुआ, जिसकी नज़रें अभी भी स्टेज पर थीं। हाँ, आज किया इसका इंतज़ाम। ज़्यादा ही उछल रहा था। जर्दान शाह को एक बार फिर इसका अरीसे को मैसेज करना याद आता गुस्सा दला गया। मतलब अब हम भी इस शादी को एंजॉय कर सकते हैं। हज़ार ने अपने खुशी से जगमगाते चेहरे से जर्दान शाह की तरफ देखा। बिल्कुल, जर्दान ने हज़ार की तरफ मुस्कुरा कर देखते मुख्तसर जवाब दिया। तो फिर कुछ इंतज़ाम करना चाहिए, किसी हल्ले गुल्ले का। हज़ार ने अपनी कुर्सी से उठते जर्दान और अरहाम की सवालिया नज़रों पर कहा। देख भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती। जर्दान शाह ने हज़ार को बोला। अरे भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हट गई, छोटी मोटी प्रॉब्लम हम देख लेंगे। हज़ार ने जर्दान के कंधे पर हाथ रखे से तसल्ली दी। वो जर्दान की आने वाली प्रॉब्लम को अच्छे से जानता था कि वो क्या हो सकती। भाई, क्या आप अपनी होने वाली दुल्हन को हल्दी लगाना चाहेंगे? हज़ार जाते जाते वापस आया और चहकते हुए जर्दान से पूछा। नेकी और पूछ पूछ। जर्दान शाह ने मुस्कुराते हुए हज़ार की तरफ देखा। बस फिर रेडी रहें। हज़ार मुस्कुराते हुए वहाँ से पल में गायब हुआ। अगर तुझे हल्दी लगानी थी तो मुझे कहता। राम शाह ने दोबारा जेलस होते कहा। हल्दी तो लगानी ही थी, हाँ, सबके सामने लगाने का नहीं सोचा। जर्दान शाह ने राम के जेलस अंदाज को इग्नोर करते सुकून से कहा। सब औरतों ने हल्दी की रस्म अदा की तो अब सब लड़कियां स्टेज की तरफ बढ़ी, जिसमें हुदैबिया और अबरीशा सबसे आगे थी। सब लड़कियों ने खुशी खुशी रस्म अदा की। किसी ने अरीजे को दुल्हा भाई के नाम से तंग किया तो किसी ने किसी तरीके से। अरीजे इस सब में बिल्कुल खामोश थी। जब एक तरफ से ढोल की आवाज़ के साथ दो खूबरू शानदार पर्सनैलिटी वाले लड़के भंगड़ा डालते लॉन में दाखिल हुए, जिनके साथ हज़ार भी अपनी आदत के बरखिलाफ भंगड़ा डालने में मसरूफ़ था। सब रिश्तेदार ख़वातीन तो इन्हें देखते मुस्कुरा रही थी, पर घर की सब ख़वातीन शौक में थीं कि इनके घर के लड़के आखिर अचानक इतने खुश क्यों हो गए। पहले तो वो इस शादी को बस फॉर्मेलिटी के तौर पर ही अटेंड कर रहे थे। आर्यन शाह और ज्ञान शाह ने तो अपनी ज़रूरी मीटिंग का बोलते लंदन से आने से ही मना कर दिया था, लेकिन अब इन दोनों की यहाँ मौजूदगी सब घर वालों के लिए हैरानगी का बाइस बन रही थी। अरे मॉम, ये मैं ही हूँ। आर्यन शाह ने गुलनूर के माथे पर बोसा देते बिल्कुल इसके साथ बैठी वानिया को अपनी गहरी आंखों से देखा तो वानिया ने फ़ौरन अपनी नज़रों का जाविया बदला। अबरीशा के घर में एक वाहिद ये बंदा था जिससे वानिया को बहुत डर लगता था। आर्यन शाह गुलनूर को मिलते आमना बेगम की तरफ बढ़ गया, जो कयान शाह को गले लगाए आंसू बहा रही थी। यार बड़ी मम्मा, हम आपको सरप्राइज़ देकर खुश करना चाहते थे, लेकिन आप तो हमारे आने पर आंसू बहा रही। अल्लाह ना करे मैं आंसू बहाऊं तुम लोगों के आने पर, ये तो खुशी के आंसू है। आमना बेगम ने आर्यन शाह का माथा चूमते अपनी आंखों को साफ करते कहा। ओह बड़ी मम्मा, आपको
पता है आप कितनी क्यूट हैं। आर्यान शाह ने आमना बेगम के गालों को अपने हाथों में लेते प्यार से कहा। बड़ी मम्मा, ये वहाँ सब गोरियों को भी यही बोलता था। कयान शाह ने गुलनूर के कंधे पर सर रखे मासूमियत से कहा, क्या तुम वहाँ गोरियों से ऐसी बातें करते थे? गुलनूर जैसी मासूम जान ने दहलते हुए अपने सपूत को देखा। गुल, आर्यान से तो ऐसी उम्मीद नहीं। हाँ, मुझे अपनी औलाद से पूरी उम्मीद है, ये ऐसी हरकतें ज़रूर करता होगा। फिरोज़ा शाह ने आर्यन शाह के माथे पर बोसा देते गुलनूर को तसल्ली दी, जो अपने बेटे को घूरने में मसरूफ़ थी। मम्मा, हर माँ को अपनी औलाद नालायक ही लगती। कयान शाह ने मासूम शक्ल बनाते अब फिरोज़ा शाह के गाल पर ज़ोरदार बोसा देते कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने बाकी दोनों बच्चों के बारे में तो ऐसा नहीं बोलती। फिरोज़ा शाह ने कयान शाह कि किस पर इसे घूर कर देखा, जो इतना बड़ा होकर भी बच्चों की तरह हरकतें करता था। अच्छा तो लेडीज़, हमें आपसे एक इजाज़त चाहिए। वो सब खड़े बातें ही कर रहे थे जब हज़ार वहाँ आया। कैसी इजाज़त? गुलनूर ने फ़ौरन परेशानी से कहा। अरे बड़ी मम्मा, हम सब लड़के भी अरीसे को हल्दी लगाना चाहते हैं। भई आखिर हमारी बहन की शादी है। हज़ार शाह ने मुस्कुराते हुए सब लेडीज़ से कहा। ये भाई साहब के रंग ढंग भी कुछ बदले हुए नहीं लग रहे। कयान ने आर्यान के कान के पास सरगोशी की। आखिर वो भी मंगनी शुदा हैं तो कुछ तो असर होगा। अरे मंगनी शुदा तो वो पिछले 2 साल से हैं, लेकिन रंग ढंग अब बदले लग रहे। हाँ, तुम्हें अपने अलावा सबके रंग ढंग नजर आते हैं। आर्यान शाह ने क्यान को अपने कंधे से हटाते गुस्से से कहा। यार, एक तू ना मानी मेरी। क्यान नहीं मानता ये तुम्हारी। हज़ार ने इन दोनों की आखिरी बात सुनते कहा। बताऊं अब भाई को कौन सी बात मनवा रहे तुम मुझसे? आर्यान शाह ने शरारती अंदाज से क्यान को देखा। अरे अरे भाई, मैं बोल रहा हज़ार भाई तो पहले से भी ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं, लेकिन ये मानता ही नहीं। बेटा जी, जितना आप मासूम बनने की कोशिश करते हो इतने हो नहीं। चलें, अब हल्दी लगाने की इजाज़त मिल गई है। एजाज शाह ने अपने छोटे भाई के कान पकड़े आर्यान को अपनी दूसरे बाजू के इशार में लेते स्टेज की तरफ बढ़ गया। आर्यान शाह और कयान शाह ने हुदैबिया और अबरीशा के साथ खूब मस्ती करते हल्दी लगाई। वो दोनों अपने भाइयों को देख बहुत खुश थे, तो बाकी सबके चेहरों पर भी मुस्कुराहट दौड़ रही थी। इनके आते ही माहौल खुशगवार होता, सबके चेहरों पर रौनक भर गया। चलो भाई, अब बड़े भैया लोगों की बारी है। हज़ार ने इन दोनों को स्टेज से नीचे उतरने का इशारा किया, जिनका अभी ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन हज़ार ने इन्हें ज़बरदस्ती नीचे भेज दिया। ऑल दी बेस्ट भाई। जैसे ही जैतान शाह और अरहाम शाह स्टेज की तरफ बढ़े, हज़ार ने जैतान के कान के पास सरगोशी की। क्यों, ये जंग लड़ने जा रहा? अरहाम शाह ने हज़ार को तंज़िया कहते स्टेज की तरफ कदम बढ़ाए, जबकि हज़ार और जैतान बस अरहाम को देखते रह गए। अरीसे जैतान शाह को स्टेज की तरफ बढ़ते देख कांपने लगे। हुदैबिया अरहाम और जैतान को स्टेज की तरफ बढ़ता देख फ़ौरन उठी कि वो नीचे उतर जाए, लेकिन अरीसे के कांपते हाथ ने मजबूती से इसके हाथ को अपने हाथ में लेते नम आंखों से इल्तिजा करते इसे वहीं बैठे रहने की दरख्वास्त की। जो हुदैबिया ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखते अरीसे की तबीयत के पेश नज़र फ़ौरन मान ली। जैसे ही जैतान शाह ने अरीसे के बराबर बैठते अपनी उंगलियों की पोरों पर हल्दी लगाई, साथ ही लाइट ऑफ होते हर तरफ अंधेरा छा गया। अभी जारी है। उम्मीद है आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। अगर एपिसोड अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सब नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब कोशिश करूंगी कि रेगुलर एपिसोड आए, क्योंकि अब नावल में हर एपिसोड जाने तो मन्ना तू जनू मेरा अनुष्का खां किस नंबर 14। आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस अब तक पहुंच सके। जैसे ही जैतान शाह ने अपनी पोरों पर हल्दी लगाई, हर तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरा छाते ही अरीसे की एक चीख बुलंद हुई। चीखने की वजह अंधेरे से ज़्यादा जैतान शाह था, जो इसके बिल्कुल पास बैठा था। आजकल जैतान शाह का डर इसकी नस नस में बसा हुआ इसकी सांसें रुकने की वजह बनता था। अरीसे अंधेरे में हुदैबिया को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अरीसे, रिलैक्स, डोंट प्रिटेंड लाइक अ किड। जैतान शाह ने अरीसे को इधर उधर बेचैनी से हाथ मारते उठने की कोशिश करने पर घबराते हुए अंधेरे में घूरा। हुदैबिया, जो अरीसे की चीख पर इसकी तरफ बढ़ने लगी, जब किसी ने इसकी कलाई को पकड़ते स्टेज
कि एक तरफ खींचते गर्दन में हाथ डाले कुछ ही सेकंड में इसकी सांसों को बेदर्दी से बंद किया था। और दिव्या ने बेख्तियार खुद को बचाने के लिए अपने नाखूनों को दबाव सामने वाले की गर्दन पर डाला तो दूसरी तरफ से भी इसके नर्म और नाजुक होंठों पर शिद्दत बढ़ाते इसकी सांसों को इनहेल करने के अमल में तेजी आई। और दिव्या अरहाम शाह की गर्दन पर अपने नाखूनों से काफ़ी गहरी खराश डाल रही थी ताकि अरहाम इसे छोड़ दे। वो लोग इस वक्त बहुत से सारे लोगों के सामने थे। अगर लाइट आ जाती तो इससे आगे दिव्या सोच भी ना पा रही थी। मेरी तरफ से साले साहब को थैंक्स बोल देना। आखिरकार इसकी सांसें रुकते महसूस कर अरहम शाह ने और दिव्या पर तरस खाते इसके निचले लाभ पर अपने दांत गाड़ते इस पर गहरा जख्म देते अपनी गर्दन के जख्मों को बदला लिया और दिव्या के गीले शबनम होंठों से दूर होते इसे अपने सीने में भींचे इसकी कान में सरगोशी की और स्टेज की पिछली साइड पर ही गायब हो गया। जबकि दिव्या वहीं सहारा लिए खड़ी गहरे सांस भरते अरहाम की बात की वजह सोचती बेहोश होने के दर पर थी। दिव्या प्लीज़ फ्लैश ऑन करना। अरीसे ने अंधेरे में दिव्या की तरफ देखने की नाकाम कोशिश करते हुए हंस लहजे में कहा। लाउंज में बैठे कुछ लोगों ने फ्लैश ऑन तो की थी लेकिन स्टेज फासले पर होने की वजह से यहाँ अभी भी गहरा अंधेरा था। हद दिव्या अरीसे डर से लरस रही थी जब जरदान शाह को इसकी ऐसे एटीट्यूड पर जी भर के गुस्सा आया जिसे ऐसा लग रहा था जैसे जरदान इन चंद मिनट से अब तक लाइट नहीं आती इसके साथ क्या कर जाए। अरीसे शाह का यही रवैया जरदान शाह के जज्बों को बना किसी रिश्ते के बागी बना रहा था। अरीसे शाह अगर मुझे ऐसा एटीट्यूड दिखाओगी तो ना चाहते हुए भी कोई गलत हरकत कर दूंगा सबके सामने फिर बैठी रोती रहना। जरदान शाह ने अंधेरे का फायदा उठाते नरमी से अपनी पोरों पर लगी हल्दी अरीसे के गालों पर लगाते बिल्कुल इसके पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते अरीसे को एहसास करवाया कि वो इसके कितने करीब है। अरीसे ने अंधेरे में जरदान के चेहरे को छूकर दूर करने की कोशिश की तो जरदान शाह ने इसकी कलाई को पकड़े अपने हाथों पर मौजूद हल्दी इसके हाथ पर लगाते किसी ट्रांस की कैफियत में वही हाथ अपनी गर्दन पर नरमी से रब किया तो अरीसे को अपने पूरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ता महसूस हुआ। अरीसे ने जल्दी से अपना हाथ खींचा। मेरी जान हल्दी मुबारक हो। जरदान शाह ने अरीसे के चेहरे को अपने हाथों में लेते अपनी गाल इसके गाल से नरमी से सहलाते इसके माथे पर अपने होठों का लम्स छोड़ते फ़ौरन स्टेज से उतरा क्योंकि अब लॉन से फ्लैश लाइट लिए अब दिशा स्टेज की तरफ बढ़ रही थी। ऑन का तो जरदान शाह ने अंदर की तरफ बढ़ते एहसार को मैसेज किया। फंक्शन ख़त्म होने के बाद अरीसे के अलावा सब लाउंज में बैठे थे जब मुलाजिम ने अहमद शाह के आने की इत्तला दी। सब लोग एकदम परेशान हुए क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो सब मेहमानों के साथ घर के लिए निकले थे। इनको यहाँ ही भेज दो। फरकान शाह ने किसी अनहोनी के डर से मुलाजिम को फ़ौरन से कहा। अहमद साहब कुछ ही देर बाद लाउंज में दाखिल हुए। लाउंज में सबको मौजूद देखकर उन्होंने गहरी सांस ली। अपनी सारी ज़िंदगी में आज तक इतना कठिन वक्त नहीं आया था इन पर जो आज अपने बेटे असफर की वजह से देख रहे थे। वो खामोशी से सलमान साहब के बराबर सोफे पर बैठ के कुछ देर बाद भी जब वो कुछ न बोले तो सलमान साहब की जैसे बस हुई। अहमद सब खैर है। अपने दोस्त की खामोशी पर सलमान साहब का दिल भी घबराने लगा था। सलमान क्या तुझे पता है आज असफर फंक्शन पर क्यों नहीं आया था? अहमद साहब ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए ज़मीन पर देखते सलमान साहब को मुखातिब किया जबकि रहाम हजार अरियान कयान ने इकट्ठे जरदान शाह की तरफ नजरें उठाई जिसने नज़रों से ही इन्हें रिलैक्स रहने का बोला। हाँ तूने ही बताया इसे अचानक बहुत अहम मीटिंग के लिए कराची जाना पड़ा। सुबह की फ़्लाइट से आ जाएगा। सलमान साहब ने बड़ी मुश्किल से अपना जुमला मुकम्मल किया क्योंकि अहमद साहब ने इन्हें फ़ोन करके यही बताया था फंक्शन पर आने से पहले। मैंने झूठ बोला था। अहमद साहब ने अभी भी ज़मीन को घूरते सबसे नज़रें मिलाए बगैर हिचकिचाते कहा। आपको झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ गई अहमद भाई? फरकान ने ज़रा तहम्मुल से पूछा क्योंकि असफर ने अरीसे से शादी पर मना कर दिया है। अहमद ने लाउंज में मौजूद 5 लड़कों के अलावा सब लोगों के सरों पर धमाका किया। क्या मतलब शादी से मना कर दिया है? एहसान साहब सबसे पहले होश में आते एकदम अपनी जगह से खड़े होते चिल्ला कर बोले। दूसरी तरफ सब औरतें आने वाले हालात को सोचकर कांप रही थी। अहमद अंकल प्लीज़ खुलकर बताएं मसला क्या हुआ है? फाज शाह ने अहमद की तरफ देखते सख्त अल्फाज से कहा क्योंकि अहमद शाह की बात सुनते फाज शाह जैसे ठंडे मिजाज के बंदे की रगें भी गुस्से से तन गई थी। आज शाम अहमद फंक्शन पर आने से कुछ देर पहले किसी ज़रूरी काम का बोलता निकला था। इसके निकलने के कोई घंटे बाद इसका मैसेज आया कि वो अरीसे से शादी
नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी क्लास फेलो नीला को पसंद करता है। अहमद शाह ने अपने झुके कंधों से सबको बताया। राम शाह ने अपने कमीने यार सत्तान शाह की तरफ देखा, जिसने यूनिवर्सिटी की इस लड़की का चुनकर नाम लिया था मैसेज में, जो सच में असफर अहमद की दीवानी थी। कभी ये सब क्या बकवास है अहमद शाह? इस बार फुरकान शाह भी गुस्से से अपनी जगह से उठे, जबकि सलमान शाह अभी तक बिल्कुल खामोश थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप सबसे। अहमद शाह ने अपने जिगरी दोस्त की तरफ देखा, जिसे शायद आज वो आखिरी बार देख रहे थे। वाह अहमद भाई, आपका जवाब नहीं। हमें और हमारी बेटी को जिल्लत की गहराइयों में धकेल कर आप एक मासत का लफ्ज़ बोल रहे। एहसान शाह का बस नहीं चल रहा था कि वो असफर अहमद को कहीं से भी ढूंढकर इसके टुकड़े टुकड़े कर देते। अहमद भाई, अगर असफर किसी को पसंद करता था तो आपको इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। फरकान साहब ने भी हारे हुए लहजे से कहा, इसने हमें कभी बताया ही नहीं। अगर बताता तो हम इस पर ज़बरदस्ती क्यों करते? अहमद, असफर इस वक्त कहाँ है? सलमान शाह ने पहला सवाल किया। पता नहीं, अहमद साहब ने थके लहजे से कहा। क्या मतलब वो घर वापस नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। तो ये भी तो हो सकता वो किसी मुश्किल में हो और इसके मोबाइल से किसी ने मैसेज किया हो। सलमान साहब ने अपने से कुछ फासले में बैठे सत्तान शाह पर अपनी निगाहें गाड़ते कहा, कोई ऐसा क्यों करेगा? फिर भी तुम मेरी इससे बात करवा, मैं पूछता इससे। सलमान शाह ने सद्दान शाह पर नजरें जमाए दोबारा अहमद शाह को मुखातिब किया। वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। अहमद शाह ने बेबसी से कहा। अहमद शाह की बात सुनते सलमान शाह ने फ़ौरन अपने कमिश्नर दोस्त को फ़ोन किया। हेलो, हाँ शाहिद यार, कैसा है तू? शुक्र अल्लाह का, कमिश्नर शाहिद मलिक ने फ़ौरन जवाब दिया। आज तुझे मुझ गरीब की कैसे याद आ गई? तुझसे एक काम था। सलमान शाह ने अपने दोस्त से मुद्दे की बात की। अरे तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, तो हुक्म कर। मैं तुझे एक नंबर भेज रहा, इसे ट्रेस करवा के भेज मुझे जल्दी से जल्दी। सलमान शाह, जो हुक्म जनाब। अभी 5 मिनट तक मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। और सुना, बेटी की शादी की सब तैयारियां हो गई? शाहिद मलिक ने अपनाइयत से पूछा। हाँ शुक्र अल्लाह का, सब हो गया। कल मेहंदी पर तो नहीं, पर रात पर मैं और तेरी भाभी ज़रूर आएंगे, शाहिद मलिक ने शाइस्तगी से कहा। मैं मुंतज़िर रहूँगा, सलमान शाह ने सब्र के कड़े मराहिल से गुजरते कहा। ज़रूर, चल अब रख, मैं भेजता तुझे सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, अल्लाह हाफिज़। सलमान शाह ने भी जल्दी बाय बोल के फ़ोन रखा है। सार, क्या कोई इस नाम की लड़की तुम लोगों की यूनिवर्सिटी पढ़ती थी? फुरकान शाह ने अपने बेटे अरहाम की बजाय हज़ार से पूछा। तो अरहाम पहलू बदल के रह गया। पिछले 2 साल में इसने सद्दान की खातिर बहुत कुछ खोया था। सब में एक इसके वालिद का भरोसा भी था। जी बड़े पापा, ऐसी एक लड़की सद्दान भाई लोगों की क्लास फेलो तो थी, और अक्सर वो असफर भाई लोगों के ग्रुप में ही होती थी। हज़ार, सद्दान, अरहाम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। हज़ार इन दोनों से जूनियर था, इसलिए फरकान साहब ने भी सलमान शाह की तरह कंफर्म करना चाहा कि कहीं इस सब में इनके साहबजादों का तो हाथ नहीं। अहमद अंकल, एक बार दोबारा कॉल करें असफर को, फाज शाह ने अपनी कनपटी मसलते कहा। सब घर वाले इस वक्त अजीब परेशानी में घिरे थे। आमना शाह के तो आंसू मुसलसल बह रहे थे। अहमद शाह ने अपना मोबाइल निकाले, थके थके दोबारा असफर का नंबर डायल किया। हेलो। 3-4 बेल बाद स्पीकर से असफर की आवाज़ उभरी तो घर के 5 लड़कों को ज़बरदस्त शौक लगा, जबकि बाकी सब घर वाले थोड़े रिलैक्स हुए। असफर, तुम कहाँ हो इस वक्त? तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ये क्या बकवास की है तुमने मैसेज पर? अहमद शाह ने एक ही सांस में असफर से सारे सवाल कर दिए। बाबा, मैं इस वक्त लाहौर हूँ, असफर ने जवाब दिया। क्यों? बाबा सॉरी, लेकिन मैं अरीसे से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं नीला से प्यार करता हूँ। तो असफर अहमद, तुम्हें शादी से एक दिन पहले ये सब याद आ रहा है? रेहान शाह ने अहमद शाह के हाथ से मोबाइल लिए सख्त लहजे से कहा। सॉरी भाई, लेकिन अनिला के घर वाले नहीं मान रहे थे, इसलिए हमने अपने वालिदैन की मानने का फ़ैसला किया। मामा बाबा ने अरीसे से शादी का पूछा, मैंने हाँ कर दी, लेकिन जब यह अनिला को पता चला कि मैं शादी कर रहा, इसने खुदकुशी की कोशिश की है। सॉरी, लेकिन मैं अरीसे को बताना चाहता था, लेकिन इसका मोबाइल ऑफ था। सॉरी बाबा, लेकिन अब मैं अनिला से निकाह करके ही आऊँगा क्योंकि इसकी फैमिली मान गई है। मैं आप सबसे माजरत हुआ हूँ क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत के आगे मजबूर हूँ। बाबा, मैं 2 दिन तक घर आ जाऊँगा, मम्मा का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। साथ ही मोबाइल की टूं टूं सुनाई देने लगी। इतने बड़े लाउंज में इतने लोगों के बैठे मौत सा सन्नाटा था। सद्दान, अरहाम, हज़ार, कयान और आर्यन सब असफर की आवाज़ और अल्फाज सुनते परेशान से थे।
असफर अहमद से बात करके सलमान शाह को भी जो शक था कि शायद ये सब जरदान का किया जा रहा है वो भी ख़त्म हो गया। हेलो, सलमान शाह के मोबाइल पर शाहद मलिक की कॉल आई तो उन्होंने फ़ौरन ओके करते बोला, हाँ यार क्या इन्फॉर्मेशन है। हाँ यार, ये नंबर इस वक्त लाहौर के किसी अस्पताल में है जहाँ वो कुछ देर पहले ही पहुँचा है। इससे पहले ये इस्लामाबाद में ही था। शाम को ये इस्लामाबाद से निकला था लाहौर के लिए। नंबर की इन्फॉर्मेशन भी निकलवा दी है, वो भी तुझे सेंड कर देता। शाहिद मलिक को नंबर से ये तो अंदाज़ा हो गया था कि ये इसके होने वाले दामाद का नंबर है, इसलिए इसने ज़्यादा कुरेदना मुनासिब ना समझा। यार किसी भी तरह की मदद चाहिए हो बिला झिझक बोल सकता तू, शाहिद मलिक ने मुखलिसाना लहजे से कहा। ज़रूर, बहुत शुक्रिया यार तेरी इतनी मदद के लिए। सलमान शाह ने फ़ोन बंद करते अपना सर सोफे की बैग पर रखे आंखें मूंद लीं। सलमान, यार अहमद अभी तुम जाओ यहाँ से प्लीज़। सलमान शाह ने इनका हाथ झटकते कहा। सलमान, मैं आहत अहमद का छोटा भाई से बात की है, वो अपनी बेटी की शादी रीसे से करने के लिए तैयार है। अहमद शाह ने डरते डरते सलमान शाह से वो बात कही जिसके लिए वो इस वक्त यहाँ आए थे, क्योंकि शादी में एक दिन बाकी था और दोनों ख़ानदानों की इज्जत का मामला था। जबकि अहमद शाह की बात सुनते सरदान शाह ने अपनी दोनों मुट्ठियाँ ज़ोर से भींची तो अरहाम ने फ़ौरन इसके हाथ पर अपना हाथ रखे रिलैक्स रहने का इशारा किया। अहमद भाई, आपको लगता हम अपनी बेटी अब आपके ख़ानदान में देंगे? लेकिन इस बस अहमद, सलमान शाह ने एकदम हाथ खड़ा किए, अपनी सुर्ख आंखों से अहमद शाह को रोका। आज से तुम्हारी और हमारी दोस्ती ख़त्म, और रही रिश्तेदारी की बात तो वो अब होना नामुमकिन है। अब तुम जा सकते हो। सलमान शाह ने अहमद शाह को दरवाजे की तरफ इशारा करते कहा। अहमद शाह बिना कोई लफ्ज़ भी बोले झुके कंधों से बाहर निकल के जहाँ इनका ड्राइवर कब से इंतज़ार कर रहा था। भाई साहब, आप परेशान ना हो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। फरकान शाह ने सलमान शाह के घुटने पर हाथ रखते इनके कदमों में बैठते कहा। भाई फरकान भाई ठीक कह रहे हैं, अरीसे की शादी इसी दिन इसी शान से होगी। मैं अपने बेटे हजार के लिए आपकी बेटी अरीसे का हाथ मांगता हूँ। एहसान साहब ने सलमान शाह के दूसरे घुटने पर हाथ रखते आजिज़ से कहते, लाउंज की छत सरदान शाह और आज़ाद शाह पर बेहद वक्त गिराई थी। अभी जारी है। उम्मीद है आज की एपिसोड अच्छी लगी। अगली एपिसोड में देखिए कि एहसार मानेगा अपने वालिद की बात और अपने दिल की नई नई मोहब्बत कुर्बान करेगा। ये सरदान शाह की ज़िद के आगे सब हार जाएंगे। इसके लिए अगली एपिसोड का इंतज़ार करें। तब तक प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।